बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, कल सियालकोट में इमरान खान ने जो खिताब किया और उस खिताब में जो सबसे अहम जुमला जो था कि कमरों के अंदर और बाहर मुझे मारने की प्लानिंग की जा रही है, मैं आपको ज़रा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। और इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो भी अपने शहादत से कबल इस मौत के ख़दशे का इजहार कर चुकी थी। ना सिर्फ उन्होंने बार बार जलसों में ये बात की थी, बल्कि जो आप इनकी ईमेल्स देखते हैं कुछ जर्नलिस्ट को उन्हें सेंड किए थे, और इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर उस वक्त की हुकूमत को ख़त भी लिखे गए थे और उसमें बाकायदा तौर पर इस ख़दशे का इजहार किया था कि हमें मारने की एक साजिश की जा रही है, एक कोशिश की जा रही है। और बाद में पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा और पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा कि ना सिर्फ वो सच साबित हुआ, बल्कि जिस तरीके से हमला हुआ, तीनों तरफ से जो सिक्योरिटी उनसे ली गई और उसमें उस वक्त के जो उन्होंने खुद नामजद किए थे लोगों को, उन लोगों का भी मालूम हो चुका था। तो पाकिस्तान की ये तारीख है और पाकिस्तान में जिस तरीके से पहले ये तमाम चीज़ें होती रही हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से इनको एक प्री प्लान तरीके से कत्ल किए गए हैं माजी में, अब दोबारा उस किस्म की साजिश को दोहराया जा रहा है और इनके खिलाफ मजीद शिकंजा तंग किया जा रहा है। तो कल जब सियालकोट में उन्होंने खिताब किया और कहा कि मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन साथ में ये धमकी भी दी है कि मैंने कोई ख़त नहीं लिखा, अलबत्ता मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और वो वीडियो मैंने महफूज मकाम पर रखी है। महफूज मकाम पर रखने के बाद जब मेरे साथ ये हादसा पेश होगा, ये वीडियो कौम के सामने मंजर आम पर आएगी और उस वीडियो में एक एक मीर जाफर का वो कहते हैं कि मैंने नाम लिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और लोग पूछते भी हैं कि मीर जाफर कौन है। पहले जो इमरान खान ने अपने ही जलसों में ये बताया कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ मीर जाफर है, मगर जब अगले दिन जर्नलिस्ट से वो मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ ये शरीफ खानदान मीर जाफर नहीं है, कुछ और लोग भी मीर जाफर हैं। और उनका इशारा आप समझ सकते हैं कि आजकल वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरे दिल पर ये बातें नक्श हैं, मुझे एक एक शख्स का पता है, मुझे उन तमाम लोगों का पता है जो कि इस साजिश में मुलव्विस रहे हैं। और वो इसका बड़ा खुलकर इजहार करते हैं, वो बयान करते हैं, वो बताते हैं, कौम को भी बताते हैं, जलसों में भी बताते हैं और इनडायरेक्टली उनको ये वार्न भी कर रहे हैं। मगर देखिए, आप दो चीजें कर सकते हैं इंसान को चुप कराने के लिए। या तो कहते हैं कि आप उन्हें मार दें, लेकिन जब इंसान के अंदर से मौत का डर खत्म हो जाए फिर आप क्या कर सकते हैं? वो फिर सरफिरा बन जाता है, वो फिर मौत के बारे में नहीं सोचता कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरा खून निकल जाएगा, वो फिर इस बारे में सोचता नहीं। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल में इस तरीके से देता हूं, देखिए पीटीएम की एक तहरीक कितनी बड़ी तहरीक चली, उनकी कामयाबी के बुनियादी तौर पर वजह क्या है? आपने हर किस्म के हरबे अपनाए इनको रोकने के लिए, मगर क्या वो रुके? स्टिल अभी तक वो चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो मौत का डर जो खत्म हो चुका था, उनके अंदर से ये यानी फियरलेस बन चुके थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। जब इंसान इस कदर के लिए अपने आप को जुनूनी कर देता है कि अगर मैं मार भी दिया जाऊं ना तो मैं फिर भी चुप नहीं रहना, आखिरी ऑप्शन आपके पास यही है। और जब इंसान इस काम के लिए तैयार हो जाए तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। बुनियादी तौर पर अब दो चीजें इस वक्त चल रही है। एक तो यह है कि सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इस रिजीम चेंज का जो प्रोसेस था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और ये बुनियादी तौर पर हुआ है, चाहे आप इसे एग्री करें या डिसएग्री करें, मगर कहीं ना कहीं इसकी कड़ियां मिलती हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है कि इंसान समझ जाए कि यार वाकई अदम एतमाद है और इसमें कामयाब हो गए। देखिए, ये इस वक्त की जो हुकूमत है, दो मेंबरान कौमी असेंबली पर खड़ी है। अगर किसी बात पर आज उनके साथ, जो कि कुव्वतदार लोग अपने आप कहते हैं, अगर उनके साथ इख्तिलाफ उनका आ जाता है तो अगले ही दिन वो दो मेंबरान उनको जो काया पलट सकते हैं और इस हुकूमत का भी खात्मा कर सकते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि पावर हमारी कहीं और पर है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी यहां पर नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट में पावर है और पार्लियामेंट ये तमाम फैसले करती है और ये सियासतदानों का फैसला था और आज जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि ये सियासतदानों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो लोग चेंज करते हैं, जो लोग लेकर आते हैं, आप पहले क्या कहते रहे कि ये सेलेक्टेड है, कौन लेके आया? वो लोग लेके आए। आज वो कह रहे हैं कि आपको कौन लेके आया है, आप मानते नहीं, हालांकि सब लोग जानते हैं कि आपके पीछे कौन। तो बुनियादी तौर पर हमारे अंदर के जो सियासतदानों के इख्तिलाफात है वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और इसका मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे सियासतदान कभी एक पेज पर तो आते नहीं है।
آج عمران خان ان کے خلاف ہے، کل اگر عمران خان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ہماری قوت کا جو ایک سرچشمہ ہے اس طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اور عمران خان آج جو باتیں کر رہے یہ میرے نظر میں کم سے کم سیریس لینی چاہیے، اور اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. آج بے نظیر بھٹو کی جب بات کی جاتی ہے تو ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. سب سے پہلے مشرف کا نام لیا جاتا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، پھر ان کے اپنے گھر کے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ انوالو تھے، اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے. آج اگر آپ عمران خان سے سیکیورٹی بھی لیتے اور خدا نخواستہ کوئی اس کا اگر یہ خدشہ بھی نہ ہو، یہ کوئی پلاننگ بھی نہ ہو، کوئی ویسے ہی کرنا چاہتا ہو فساد کے لیے، تو کیا وہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے؟ ظاہر سے ہوں گے. اور وہ پھر وقت گزر جاتا ہے تو پھر افسوس بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ ہم وہ ویڈیو دیکھیں جس ویڈیو کے بارے میں وہ بات بتاتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کو استحکام کی طرف بڑھنا چاہیے. اگر اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے کہ یا تو حکومت ایک ہفتے میں فیصلہ کرے گی کہ اگر مہنگائی وہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر حکومت کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، ختم کریں گے. یہ انصار عباسی کی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں یہ معلوم ہو جائے گا. یا تو اپنے دل پر وہ پتھر رکھ کر ان تمام چیزوں کو تسلیم کریں گے، عوام کے دباؤ کو برداشت کریں گے، سب کچھ کریں گے، اپنے ووٹ بینک کو خراب کریں گے، مہنگائی کا ایک طوفان ہوگا اور وہ یہ سخت فیصلے کریں گے. اور سخت فیصلے کرنے کے بعد جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو ان کو وہ نتائج نہیں ملیں گے. اس کے لیے یا پھر تیار ہونا ہوگا، اگر یہ نہیں تو پھر یہ حکومت چھوڑنی ہوگی اور نئے انتخابات کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس وقت دو رائے پائی جاتی ہے. اسحاق ڈار نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت یا جلد سے جلد انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مدت پوری کرنی چاہیے. البتہ یہ مدت پوری کرتے ہیں تب بھی نقصان میں ہے، اور جتنے زیادہ دور تک یہ لے کے جائیں گے یہ نقصان میں ہوں گے. کیونکہ یہ ایسے حکومت ہے کہ مخلوط حکومت میں آپ بڑے فیصلے کر نہیں سکتے. اس وقت ایک ہی فیس جو ہے وہ صرف اور صرف شہباز شریف کا ہے اور وہ پرائم منسٹر کا فیس ہے، اور اسی فیس کو وہ آگے لے کر چلے اور لوگ انہی کو کہیں گے کہ انہوں نے یہ سارے مہنگائی کی ہے. پیپلز پارٹی سے کوئی سروکار نہیں، دیگر پی ڈی ایم کی پارٹیوں سے کوئی سروکار نہیں. تو اگر فیصلے کرنے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنے اور اپنے مستقبل کو دیکھ کر یہ تمام فیصلے کرنے ہوں گے. دیجیے مجھے یا نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.